नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम एक बार फिर से दुनिया भर की 3 बड़ी खबरों के साथ। जो 3 बड़ी खबरें हमने ली हैं उसमें से 2 बड़ी खबरें इस वक्त मध्य पूर्व से हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खामनेई के फिनरल के बीच हॉर्मूज को लेकर के एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी पलटवार दिया है और इस की पूरी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। और ईरान से बिल्कुल उत्तर पश्चिम में सटे तुर्की में इस वक्त जो नाटो का सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पहले दिन ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज़ को एक बार फिर से धमकाया, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के गतिरोध यूरोप और अमेरिका के बीच अब भी बना हुआ है। क्या क्या और अपडेट वहाँ से हैं वो भी आपको बताएंगे। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ख़तरनाक होती चली जा रही है। रूस ने कीव में एक हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा हमला किया है। क्या क्या नुकसान हुआ है और ज़ेलेंस्की ने नाटो में क्या डिमांड रखी है यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका ने ताज़ा हमले ईरान पर क्यों किए और उसके बाद ईरान ने किस तरीके से पलटवार किया है। सबसे पहले अमेरिका ने आरोप लगाया कि 3 जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया है। 3 कमर्शियल शिप्स जो हॉर्मूज से गुजर रहे थे उस रास्ते का इस्तेमाल करके जो ओमान की साइड से जाता है, जिसे अमेरिका ने तय किया था। ये इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया कि ये हमले किए गए हैं और कुछ प्रोजेक्टाइल्स उन जहाज़ों पर आके गिरे, जिसके बाद जहाज़ों में आग लग गई। लेकिन ईरान ने अब तक इस बात को कबूल नहीं किया है। कोई आधिकारिक उनकी तरफ से स्वीकारोक्ति नहीं आई है। उनकी तरफ से ये नहीं बात कही गई कि ऐसा कोई हमला उनकी तरफ से किया गया, जबकि हम आमतौर से मानते हैं कि ईरान अपने यहाँ हुए नुकसान और अपने किए गए सारे हमलों को खुल करके कबूल करता है। लेकिन इस 3 जहाज़ों पर जो हमले की बात कही जा रही है उसको ईरान की तरफ से अब तक माना नहीं गया है। और इसी को लेकर के बीती रात अमेरिका की तरफ से 80 लोकेशंस को टारगेट किया गया। उसमें वो सारा इलाका जो कोस्टल एरियाज़ है जहाँ से हॉर्मूज कंट्रोल होता है, जिसमें केशम आइलैंड है, उसके अलावा बंदर अब्बास का पोर्ट फैसिलिटीज़ का जो पूरा एरिया है, और वो तमाम जगह जहाँ से मिसाइल लॉन्च होती हैं, जहाँ से ड्रोन लॉन्च होते हैं, इन सारे इलाकों को, जिसमें 80 जगहों को टारगेट करने का अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। अमेरिकन कमांड जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से बताया गया कि 80 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है। और IRGC की जो हाई स्पीड बोट्स हैं जो हॉर्मूज में दंदनाती फिरती हैं, आपने जो देखा है अक्सर, उनको भी निशाना बनाया गया। और 60 गश्ती नौकाओं को तबाह करने का दावा किया जा रहा है कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से, अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से। अब इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। 80 लोकेशंस को टारगेट करने का दावा अमेरिका कर रहा है। ईरान के अंदर तो ईरान ने 85 लोकेशंस टारगेट करने का दावा किया है। ईरान ने घोषणा की कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर से मिसाइलें बरसाई गई हैं, ड्रोन हमले किए गए। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि 85 अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को इस दफ़ा निशाना बनाया गया है। दोनों देशों में कुछ वक्त के लिए जहां जहां हमले किए ईरान ने, वहां जाहिर है रेड सायरन बजने लगे और सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कुवैत की तरफ से ये भी कहा गया कि उसने कई सारे ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल इसके बाद ये होता है कि कितना नुकसान हुआ है। हमने ईरान की तरफ से आई हुई तस्वीरें तो देखी कि बंदर अब्बास पोर्ट के जो इलाका है, वहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज़ में आग लगती हुई दिख रही, धमाके होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो कुवैत में, बहरीन में जो ईरान ने जिन लोकेशंस को टारगेट किया, वहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है, और इसलिए ये बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ईरान के हमलों में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बहरीन में जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, वो दावा कर रहा है। इसके अलावा एक MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो भी गिरा देने का दावा ईरान की तरफ से इस ताज़ा हमले में किया जा रहा है। अब आप समझिए कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खामनेई का फिनरल प्रोग्राम चल रहा है, और आज 8 जुलाई को खामनेई साहब का जो ताबूत है वो इराक के शहर नजफ पहुंचा, और ख़ुद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन ईरानी डेलीगेशन के साथ वहाँ गए थे। लेकिन जो हमला हुआ, उस हमले के बाद वापस ईरान वो लौट चुके हैं। और जब डॉक्टर पेज़ेश्किन का और डेलीगेशन ईरान से नजफ पहुँचा तो इराक के जो प्रधानमंत्री हैं अली अल ज़ैदी, उन्होंने उनको रिसीव किया और बाकायदा एक द्विपक्षीय बैठक हुई, और इसमें दोनों देशों ने एकजुटता का इजहार किया। अली अल ज़ैदी ने सैयद अली खामनेई की
ताबूत को श्रद्धांजलि देने के बाद शोक संवेदनाएं जाहिर की। और इस हमले के बाद पेजेश्किन वापस जो है ईरान लौट गए हैं और कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स इस वक्त चल रही हैं। मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने एक एक्स पोस्ट के जरिए अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने 5 जो मुख्य पॉइंट्स हैं, MOU जो साइन हुआ था उसके उल्लंघन का अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ईरान का जो अधिकार है हॉर्मुज़ पर, उस अधिकार के अंदर दखल अंदाजी का आरोप अमेरिका पर ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ लगा रहे हैं। इसके अलावा और कई सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेबनान को लेकर के आरोप लगाए गए और सीधा कहा गया कि इस तरह की स्थिति के अंदर बातचीत कैसे हो सकती है। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने भी साफ कहा है कि इस तरह की धमकियों के बीच बातचीत का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और बातचीत इस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके की धमकियां लगातार दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ईरान और इराक में लगातार जो फिनरल का प्रोग्राम है वो चल रहा है और जितनी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं फिनरल के लिए, ईरानी लोग, इराकी लोग और दुनिया भर से पहुंचे हुए लोग, वो ये बता रहा है कि सैयद अली खामनेई लोगों के बीच कितने पॉपुलर थे। और पूरी दुनिया में जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहा जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस बात को लेकर के हैरानी जाहिर कर चुके कि वो हैरान है कि इतने लोग जो हैं वो खामनेई के फिनरल के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये दुनिया ने देखा कि सैयद अली खामनेई के फिनरल में कितनी बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। आज नजफ और करबला में पोस्टेशन के बाद कल उन्हें मशहद में दफनाया जाना है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब उन्हें दफनाया जाएगा और उसके बाद ये राजकीय शोक का जो 7 दिनों का पूरा कार्यक्रम था वो ख़त्म होगा। लेकिन इस पूरे फिनरल प्रोग्राम के ज़रिए पूरी दुनिया को ईरान ने ये बताया है कि जो आरोप सैयद अली खामनेई को लेकर के या उस रजीम को लेकर के लगाए जाते रहे ईरान पर कि एक ऐसी सरकार वहाँ पर हुकूमत कर रही है जो वहाँ के जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जनता उन्हें पसंद नहीं करती, जनता उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती है। ऐसे तमाम बातों के बीच जब ये फिनरल हो रहा है और वहाँ उमड़ता हुआ जनसैलाब बता रहा है कि सैयद अली खामनेई लोगों के बीच कितने पॉपुलर रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका के हमले का जवाब भी ईरान की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। नुकसान का आकलन को लेकर के जो रिपोर्ट होगी वो हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे लेकर के। अब जो अगली बड़ी खबर है उसके बारे में आपको बताते हैं। ईरान से बिल्कुल सटा हुआ उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ से टर्की की सीमाएं शुरू हो जाती हैं और टर्की में इस वक्त नाटो का सम्मेलन चल रहा है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को ठीक से एक तरीके से कही तो आप भड़काया था उन्होंने और बार बार उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है कि अमेरिका सालों से यूरोप की सुरक्षा पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि समय आ गया कि यूरोपीय देश अपनी सेना और अपने सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाएं। रक्षा खर्च 5% तक बढ़ाने का दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उन पर डाला गया और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा से सबका बिल भरने वाला देश रहा है। ट्रंप ने नाटो देशों से कहा है कि सिर्फ 2 या 3% से नहीं बल्कि कम से कम 5% रक्षा खर्च आपको अपना करना होगा, उसके बाद ही बात बन पाएगी। यूक्रेन युद्ध के समाधान पर ट्रंप ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा इसके करीब हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका के बीच गतिरोध बना हुआ है। ट्रंप ने एक बार से फिर दोहराया कि ग्रीनलैंड का जो रणनीतिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन और रूस की गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका का वहाँ मजबूत नियंत्रण होना ज़रूरी है। मतलब ये कि ग्रीनलैंड अमेरिका को हर कीमत पर चाहिए। इसे लेकर के यूरोपियन कंट्रीज जाहिर है ट्रंप से नाइत्तेफाकी रखती हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका तुर्की पर कुछ रक्षा प्रतिबंध हटाने और F-35 जो फाइटर जेट है उसको हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो एर्दोगान ने जाहिर की थी। उसको लेकर के कहा है कि वो ट्रंप ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन इसी बीच आज ये नाटो का जो सम्मेलन है दूसरे दिन वहाँ चल रहा है और जिस तरीके का दबाव ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज़ पर बनाया था वो दबाव आज भी महसूस किया यूरोपियन कंट्रीज़ ने, लेकिन और काफ़ी बातों को स्वीकारा भी है कि सुरक्षा के मामले में वो आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड का मुद्दा जो है वो अब भी मुख्य एजेंडे पर है और जिस तरह का से ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी फोर्सेस को यूरोप से हटाएंगे, इसे रूस के मजबूत होने के तौर पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ देख रही हैं। और ज़ेलेंस्की ने इस बीच मांग की है नाटो देशों से, यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो भी
जो हमने आज की तीसरी खबर आपके लिए उठाई है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। तीसरी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है और रूस ने कीव पर एक हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा हमला किया है। रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और करीब 170 ड्रोन से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने मैक्सिमम जो ड्रोन हैं उनको डाउन कर दिया, उनको मार गिराया है और काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब भी रहा है। इसके जवाब में यूक्रेन रूस के अंदर कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, खासतौर से रिफाइनरीज को वो टारगेट कर रहा है, जिसके बाद हमने रूस के अंदर पेट्रोल और डीजल की किल्लत होते देखा, लोगों की लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं। नाटो सम्मेलन में जेलेंस्की ने बड़ी मांग रखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो नेताओं से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, बैटरीज की मांग की है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मुझे तुरंत बल्कि अभी चाहिए और ज़्यादा बैटरीज, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज, ताकि हम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकें जो रशिया की तरफ से उन पर दागी जा रही हैं, जो लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा हमला रूस की तरफ से कीव पर किया गया है और यूक्रेन और ज़्यादा सुरक्षा मदद की मांग कर रहा है। इस बीच ट्रंप का जो शांति को लेकर के बयान आया, उन्होंने कहा कि तुर्की में जो पुतिन और जेलेंस्की से जो बातचीत हुई उसका उन्होंने ब्यौरा वहां पर रखा और बताया कि दोनों पक्ष जो हैं युद्ध ख़त्म करने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा इच्छुक हैं, ज़्यादा बेहतर माहौल उनको दिखाई दे रहा। हालांकि अभी भी किसी समझौते की घोषणा का इंतज़ार किया जा रहा है, इससे किसी तारीख का भी अभी कोई जिक्र नहीं है। रूस जो है वो पूर्वी यूक्रेन और ख़ासतौर से डोनेट्स्क जो पूरा इलाका है वहाँ पर दबाव बनाए हुए है और एक हद तक ये कह सकते हैं आप कि वो इस पर अपना दावा ठोक रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर लगातार जो उनके डिपोज हैं गोला बारूद के, उसको और रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 1260 सैनिकों को उसने निशाना बनाया है। 61 तोपखाने की जो सिस्टम है उसको टारगेट किया और कई सारे सैन्य उपकरणों को उसने नुकसान पहुंचाया है और रूस इन दावों को एडमिट अभी नहीं कर रहा है और इसीलिए इसे स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। जो दुनिया भर की एजेंसीज हैं उनके हवाले से रिसर्च के बावजूद हम ये कह पाने में अभी सक्षम नहीं है। कुल मिलाकर के युद्ध अभी इस वक्त अभी तनाव जो है बहुत ज़्यादा है रूस और यूक्रेन के बीच में और बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले रूस ने यूक्रेन पर जारी कर रखे हैं, तो यूक्रेन की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूरोप से और ज़्यादा रक्षा सहयोग की मांग कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो उन्होंने मांग की है वो और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है और बैटरीज की मांग की है, ताकि रशिया की तरफ से जो मिसाइल अटैक हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का जो उधर से हमले हो रहे हैं उसको इंटरसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने आपको दुनिया की 3 बड़ी खबरों के बारे में बताया। आप और क्या देखना चाहते हैं दुनिया की बड़ी खबरों में, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।